हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मतलब सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये इसमें हम लोग बहुत सारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके सामाजिक विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूरे बुक में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय नहीं, जितने भी आपके महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है पूरे बुक में, वो सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान है उसके सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं, सर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये याद नहीं होता, जल्दी कैसे याद करें, बहुत ही बड़ा होता है, तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे याद करें। तो टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में जो आपका लघु और दीर्घ ये दोनों बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूरे बुक में जितने भी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो इस वीडियो में खत्म कर देंगे। अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने आपको 90 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा रखा है, देख लेना। फिर आप लोग ये लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा समझ लो, आपका सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है और जो आपका 7 मार्च को यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर है उसमें 100% आएगा। तो यूपी बोर्ड के योद्धाओं, आप शुरू हो जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, अब आप लोग दिन रात एक कर दो पढ़ाई में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। तो पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखो, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपने पढ़ रखा हो और हमने पहले भी पढ़ा रखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप लोग समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। भले ही आपने पहले पढ़ रखा हो या मैंने पहले पढ़ा रखा हो, वो सब नहीं सोचना है, मैं आपको अब बहुत ही अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखो इसमें पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। मतलब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, मतलब जो हमारा जर्मनी का एकीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो, आप लोगों ने जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये दोनों तो पढ़ा ही होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग समझेंगे जो जर्मनी का एकीकरण है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा अगर आपने कर लिया ना तो लॉन्ग और लघु ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, देखो जो राष्ट्रवादी का मतलब जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। ठीक है, अब जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मध्यवर्गीय जर्मन, जो मध्य वर्ग में आते थे उन लोगों के अंदर, ठीक है, काफी ज्यादा व्याप्त थी। ठीक है, एंड उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब विभिन्न इलाकों, जो आपके बहुत सारे इलाके होते हैं, विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर इस पहल को राजशाही, जो राजा हैं और जो उनकी फौज है, ठीक है, राजा है तो भाई उनकी फौज होगी, तो और उनकी फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। ठीक है, अब वो प्रयास किए थे बट जो राजशाही हैं और फौज की ताकत ने मिलकर वो दबा दिया। और उनका जो है पर्सा के बड़े बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। भाई वो राजा हैं तो उनका समर्थन तो सारे लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही आगे हैं। तो जो पर्सा के बड़े बड़े भूस्वामी हैं उन्होंने भी इनका समर्थन किया। उसके बाद आते हैं हमारे हीरो। उसके बाद पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, उसका जो है मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था, इसका जो मुख्यमंत्री था वो ऑटो वन बिस्मार्क था, याद रखना। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का जो है मुख्यमंत्री वो ऑटो वन बिस्मार्क था, इस प्रक्रिया का जनक था। एंड जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली, जिसने पर्सा की जो सेना है, ठीक है, और उनकी जो नौकरशाही है उसकी मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान, यानी कि 7 वर्ष के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई। अब क्या हुआ ना कि पर्सा जो है वो ऑस्ट्रिया से जीत गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया से जीत गया, डेनमार्क से जीत गया और फ्रांस से जीत गया। अब जब 3 युद्धों में इनकी जीत हुई तो ये एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई।
अब जो है एकीकरण जो है वो पूरा हो गया, क्योंकि इन सबको हरा दिया तो भाई हराना इसका मतलब आप विक्ट्री यानी कि जीत हो गई आपको। तो जनवरी 1871 में वारसाय के एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और यह प्रक्रिया इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाया है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिखा है। ठीक है, एक कहानी की तरह कि आप तुरंत समझ जाओ। ठीक है, बस ये याद रखो कि इसका जो जनक था वो ऑटो वन बिस्मार्क था और किसको सम्राट बनाया गया, विलियम प्रथम को। जो ऐसे ऐसे आप पॉइंट पॉइंट याद रखो जो मेन पॉइंट है, फिर आपको कुछ नहीं होगा यार, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जर्मनी का एकीकरण है। जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया जो है मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री आप इसको एक बार और पढ़ लेना, आपका ये जो क्वेश्चन है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्त कि जो हमारा भारत में रॉलेट एक्ट क्या था। भाई रॉलेट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर आपने बुक खोला होगा तब तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो भारत में जो रॉलेट एक्ट है वो क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम क्या निकला, मतलब परिणाम उनको फल क्या मिला। ठीक है, पेड़ लगाने के बाद फल, तो ऐसा रॉलेट एक्ट करने के बाद भाई परिणाम क्या मिला। ठीक है, खतरनाक परिणाम मिले थे। देखो रॉलेट एक्ट जो था एक कानून था, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। एक ऐसा कानून जो भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल खराब एंड बेकार कानून था। क्यों? क्योंकि भाई बिना मुकदमे को चलाए बिना अगर आपको शंका है इस भारतीय पर, ठीक है, तो उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। क्यों ऐसा? क्योंकि उस समय अपना देश गुलाम था। तो ये था रॉलेट एक्ट की आपकी स्टोरी और रॉलेट एक्ट का डिफिनीशन। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। ओके, अब हम समझते हैं परिणाम। भाई इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम तो समझना जरूरी है, तो परिणाम समझते हैं। तो देखो परिणाम जो था वो अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन तो शुरू करा ही था, बट उसके साथ मार्शल लॉ कानून लगा दिया, जिसके कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे किसान मारे गए थे, इतने सारे सैनिक मारे गए थे कि वहां खून की नदियां बह रही थी। ठीक है, अगला विरोध क्या है कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। जैसे विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, बहुत सारे शहरों में रैली निकाली गई, जुलूसों का आयोजन किया गया और कई शहरों में दुकान को बंद करके अपना विरोध जताया गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो जितना समझा रहे हैं अभी समझ लो, पेपर नजदीक है इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन समझा रहा हूं जो डायरेक्ट पेपर में आएगा। ठीक है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। देखो जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस हो जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। देखो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है और इसका हम पुनः मतलब उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जल के विशाल भंडार, इतना बड़ा भंडार है तथा नवीकरणीय योग्य के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस हो जाए तो उसे हम लोग जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, जल की कमी है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब उसके कारण क्या है, उसके कारण मेन मैं आपको बता देता हूं, 3 से 4 कारण, वो समझ लो। देखो पहला, बढ़ती जनसंख्या। देखो जनसंख्या बढ़ने का मतलब बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, उसी घर में पहले 5 लोग थे, 5 लोग प्रदूषण कर लेते हैं, अब उसी घर में 10 लोग हैं, साले 10 लोग प्रदूषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की और ये जल की दुर्लभता सब कुछ जनसंख्या वृद्धि पर है। ठीक है, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी किया जाता है। मतलब अगर परिवार ज्यादा है तो घर में जल की आवश्यकता अधिक होगी, साथ साथ अरे जो अन्न है जो खाते हो ना फसल, उसको भी उगाने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब उगाने के लिए चाहिए, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अधिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। अब जब आपका क्षेत्र बढ़ेगा तो सींचने के लिए पानी भी ज्यादा लगेगा, इससे जल की और कमी होती जाएगी। ठीक है,
समझ में आया। सेकंड नंबर पॉइंट है जल का असमान वितरण। तो भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है भारत की, और वर्षा बहुत कम होती है। अब वर्षा बहुत कम होती है इसलिए सूखा पड़ता है। अब ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या कमी देखी जा सकती है। अब ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या कमी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जल की असमान वितरण भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। निजी कुएं या नलकूप, तो बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं या नलकूप की सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर और नीचे जा रहा है। अब जो निजी कुएं हैं या नलकूप हैं, बहुत सारे मशीन आ चुके हैं, तो उसके द्वारा जो सिंचाई किया जाता है ना, उससे जल और नीचे जा रहा है। आप लोगों ने एक बात देखा होगा, आप कहोगे सर क्या, देखो जहां मान लो कोई भी खेत है जहां एक होता है ना सिंचाई करने का यंत्र, तो वहां जब आप सिंचाई करते हो ना, मतलब कोई भी चीज लगाकर यंत्र, तो वहां कुछ दिन बाद क्या होता है, वहां पानी नहीं आता क्योंकि उसका जल का स्तर और नीचे चला गया है, ठीक है। वहां से कुछ दिन तो पानी अच्छे से आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वाटर नहीं आता, उसका सप्लाई नहीं आता, तो उसको और नीचे करना पड़ता है। तो यही है कि जल का स्तर और नीचे हो गया, तो इसलिए जल नहीं आ रहा है। ऐसा धीरे धीरे करते बहुत नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद है वो क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी लिखनी है संघवाद का, ठीक है। तो संघवाद जो है, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। प्रारूप का मतलब दूसरा रूप, ठीक है। संघवाद क्या है, सरकार का एक प्रारूप है या दूसरा रूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुवांशिक अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ओके, तो ये हमारा संघवाद, और इनकी हम 1 2 3 4 विशेषता भी देख लेते हैं। देखो, पहला विशेषता संघवाद की विशेषताएं। फर्स्ट, यहां सरकारें 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं। जो यहां सरकार होती हैं वो 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं, ठीक है। कहां, संघवाद में अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन पर यह कानून बनाने का, कर और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। मतलब कानून बनाने का जो क्षेत्र होता है, कर वसूलने का जो क्षेत्र होता है, उनका अलग अलग क्षेत्र होता है, ठीक है। वो चीज अलग अलग होता है। एंड तीसरा पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधान किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अगर संविधान का कोई नियम बदलना है, कोई कानून बदलना है, तो वो किसी एक स्तर की अकेले सरकार नहीं चेंज कर सकती। उसके लिए, ऐसे बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमत से ही हो सकता है, ठीक है। जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो जब दोनों मिलकर राय करेंगे और कहेंगे कि हाँ ये गलत है, इसको सही किया जाए, तो वो चेंज कर सकते हैं, अकेले नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे संघवाद के कुछ भैया इंपॉर्टेंट विशेषताएं। बस ये 3 विशेषताएं तैयार कर लो, और भी खुद से बनाकर लिख सकते हो क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो दोस्त, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया संघवाद और इनकी 3 विशेषताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई दिक्कत नहीं होगा आप तो, ठीक है। तो ये 3 विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको एक एक विशेषता को अच्छे से समझा दिया है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस भी समझ में आ गए। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने समझ लिया है, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो अच्छे से। नींद आ रही है, चाय पियो, पानी पियो, लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, जितना पढ़ लोगे उतना कम है। चलो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी 3 विशेषताएं बतानी है। अब जो किसान के बच्चे हैं उनको तो पता है भैया कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो किसान के बच्चे नहीं है वो तो सोच रहे होंगे यार क्या होता है कृषि। जो खाते हो ना जो खाते हो वही भाई, फसल जो आता है ना किसान का देन है। अगर सारे किसान बंद कर दें तो खाना बंद हो जाएगा। तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसे कहते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं कहीं आता है भारतीय कृषि की 3 समस्याएं, तो 3 समस्याएं भी तैयार कर लेना। विशेषताएं तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, बट समस्याएं भी तैयार कर लेना। देखो, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मतलब भारतीय कृषि की जो 3 विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकृति पर निर्भरता। भारतीय कृषि ज्यादा प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर पानी मतलब वर्षा हुई तो फसल अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो फसल खराब, ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे। तो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चित भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन की भी नियमित मात्रा होता है, ठीक है। अगर नियमित वर्षा होगी तो नियमित मात्रा मिलेगा, जैसा मतलब वर्षा होगी उसी के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ज्यादा प्रकृति पर निर्भर करते हैं जो हमारी भारतीय कृषि है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि प्रकृति पर निर्भरता होती है भारतीय कृषि की। सेकंड नंबर पॉइंट है कृषि की निम्न उत्पादकता। तो भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। मतलब भारत में किसान बहुत हैं
लोग काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन यहाँ जो पैसे मिलते हैं, जो मतलब उत्पादन की मतलब प्रॉफिट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ उतनी टेक्निक नहीं है, उतने सोच उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो भारत में जो कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में श्रमिकों की औसत वार्षिक उत्पादन केवल $105 है। $105 का मतलब बहुत कम है यार, 10,000 भी रुपए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है खनन फसलों की उत्पादकता या प्रमुखता। तो भारतीय कृषि में खनन फसलों की प्रमुखता रहती है। भारतीय कृषि में जो खनन फसलें होती हैं उनकी प्रमुखता रहती है, क्योंकि जो 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या, भारत की बहुत ज्यादा जनसंख्या 144-45 करोड़ है, तो 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 ऐसे हमारी विशेषताएं हैं जो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और भारतीय कृषि की ये 3 विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया। ठीक है, तो बस समझो और इसको माइंड में रख लो। नोट बनाओ या ना बनाओ, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देख लो यार, समझना है। जब आप समझ जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे, गारंटी है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिया, 6 आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन करो। देखो, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता आपको बताना है, और मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, इसकी महत्वता का वर्णन करना है। तो देखो, जैव विविधता का मैं आपको आसान सा डेफिनेशन बता देता हूं, और मानव जीवन में इसकी महत्वता का भी एक छोटा सा डेफिनेशन अच्छे से बताऊंगा। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि, रॉलेट एक्ट, जल दुर्लभता, जैव विविधता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई इसे कहते हैं बिल्कुल टॉप वाले क्वेश्चन। अब आप ना तैयार करो, इसमें आपकी गलती है। जितना आप मेहनत नहीं करोगे उतना ही बाद में पछताओगे, कहोगे काश मैं पढ़ लिया होता। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे अगर नहीं पढ़ोगे, और जितने अच्छे मार्क्स लाओगे तो फिर भाई बात ही अलग है। और इमेजिन करो, अगर आप टॉपर बन गए और आपका हर एक न्यूज में नाम आने लगा तो फिर कितना खुशी होगा, है? बहुत ज़्यादा खुशी होगा। हर एक पेपर में आपका नाम आएगा, हर जगह आपका ही नाम होगा। तो मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, ओके। तो देखो, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्वता। तो जैव विविधता समझो पहले। जैव विविधता वायुमंडल में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। जो जीव होते हैं, मतलब जीव जंतु, उनके बीच में जो पाई जाती है विविधता, मतलब जो उनकी अंतर है, मतलब एक दूसरे के बीच जो डिफरेंस है। जैसे दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। मतलब जो उनकी जाति में विभेद है, जो उनके बीच में डिफरेंस है, विभेद है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रही है, जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई हैं। पहले तो थी, जैसे डायनासोर पहले था, अब नहीं है। ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसी हैं जो संकटग्रस्त हैं, जो लुप्त होने की खतरे में हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही कम है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, मानव जीवन के लिए महत्व इसका। तो देखो, मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मतलब ठीक है, मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर करना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से मानव अधिक उपयोगी। देखो, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, और भी आगे थोड़ा सा है, समझ लो। प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया, और कृषि एवं पशुपालन इसकी आवश्यकता का परिणाम है। ठीक है, देखो, मानव को कुछ भी चाहिए, मतलब वो अपने वातावरण से ही करते हैं, वनस्पति से ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको समझ में आ गया कि हमारा जो जैव विविधता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण दीजिए। मतलब जो हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी है उससे आप क्या समझते हो? 7 नंबर क्वेश्चन है। और जो हमारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण दीजिए। तो देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का विवरण ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्रत्यक्ष आप देख रहे हो कि वो काम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य है। लेकिन उनकी जो उत्पादकता है वो शून्य है, उनको बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, कम, छोटा सा खेत है, उसमें 5-6 लोग लगे हुए हैं, जबकि वो काम 2 लोग कर सकते हैं। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उनको काम से हटा दिया जाए तो जितना उत्पादन होता था उतना ही होगा। भारत के गाँवों में, ठीक है,
कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि की एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता और इससे प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रचंड बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसाय में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रचंड बेरोजगारी और ये हमारे 7 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी आप तैयार कर लेना, बट अभी मैं आपको 7 ऐसा बताया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो मैं आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ आप करके आओगे। मान लो आपको सामाजिक विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन 1-2 नहीं आता तो आप बना के लिख देना यार, नंबर भर भर के मिलेगा। वास्तव में बताएं तो लॉन्ग क्वेश्चन कोई याद नहीं कर पाता, मैं खुद नहीं याद कर पाया था, फिर भी हमारा 88-89% आया था सामाजिक विज्ञान में। भाई इसमें आप लिखो, भर भर के लिखो, कॉपी छोड़कर मत आओ, शादी पेज छोड़कर मत आओ, नंबर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, इसमें कोई भी चीज नहीं होता, आपको बस लिखना है। राइटिंग अच्छी हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो, अंडरलाइन अच्छा हो एंड आप हेडिंग अच्छे से डालो, ये सब मेन है इसमें हमारे जो सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये वाला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। जो फ्रांस की क्रांति है उनके जो प्रमुख कारण है, क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति के, तो उसके आपको विवेचना करनी। देखो 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई। आप देखो ध्यान से समझना, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। ठीक है, और जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई वंश एक ऐसा शासन था जो बिल्कुल बेकार कानून था, कर्तव्यहीन था, न किसी की सुनता था, अपनी ही सुनता था, जनता का कोई बात ही नहीं मानता था। वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई और इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, अयोग्य शासन। इनकी शासन में देखो अयोग्य शासन था। अयोग्य का मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अयोग्य हो, वो कैसा शासन करेगा? जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, उसका शासन देखो कहीं। ठीक है, तो देखो फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था। मतलब फ्रांस की क्रांति के समय वहां क्या था? लुई वंश का शासन था, जिसका शासन जो था लुई 16वां था। मतलब जो लुई वंश का 16वां था। ठीक है, वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासन था। वो जो था एक अयोग्य शासन था, जिद्दी था, जो चाहे वो करता था, अदूरदर्शी था, कर्तव्यहीन था, काम वगैरह नहीं करता था, जैसा जनता कहता था वैसा कुछ नहीं करता था, और वह सुधारों का पक्षधर नहीं था बल्कि जनता के विरुद्ध हो गई थी। तो वो जो था जनता के विरुद्ध था और अपने आप को राजा था भी, तो राजा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन, मध्यम वर्ग। यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे, जो भी विरोध करते थे, क्योंकि ये इतना ज्यादा पढ़ लिख कर भी इनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। क्योंकि राजा के समय केवल राजा की वैल्यू होती थी, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, संपत्ति है, बहुत ही ज्यादा खेत है, सब कुछ है, उनकी वैल्यू होती थी, जो राजा के साथ राजा की तरह थे। ठीक है, अब ये मध्यम वर्ग में जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, इनकी भी वैल्यू नहीं थी उस समय। अब तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है सबकी, बट पहले इनकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि पहले राजा हुआ करते थे। राजा, अब कितना भी आप हो जाओ, राजा से आगे थोड़ी निकल जाओगे, यही बात है। आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग का था, जो उच्च वर्ग में लोग आते थे। ठीक है, तो ये जो समय था वो उच्च वर्ग, जो उच्च वर्ग में लोग आते थे, कुलीन वर्ग में, उन सब का था। ठीक है, तो जो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे उनको कौन सा टेंशन, वो तो राजा की तरह थे, तो वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वहीं पर आम जनता की दयनीय स्थिति थी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भीख भी नहीं मांग सकते थे, इतनी दयनीय स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं ये जो शासन था बहुत ही बेकार था। ठीक है, पहले के समय दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ, उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों और फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। ठीक है, इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति के लिए अग्रसर होगी। अब जो जनता चाहे ना वो कर सकती है। इस समय तो जनता की ही चलती है, अगर जनता चाहे वो प्रधानमंत्री बने, जनता चाहे वो मुख्यमंत्री बने, तो जनता के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो जनता चाहे वो हो गया, बट थोड़ा टाइम लगा, इतना आसान नहीं था जितना ये पढ़ने में लग रहा है, इतना आसान नहीं था।
स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। अब इस समय जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी सरकार ने स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, यहां तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध था। मतलब अपने भगवान को भी नहीं पूछ सकते थे, ऐसी ऐसी शासन व्यवस्था थी, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे राजा थे। ठीक है, तो ये हमारा है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, और ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देखो सेकंड नंबर देखो, मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आज करा रहा हूं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? जो परिवहन होते हैं तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, जो आज मैं बता रहा हूं ना, वो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये पेपर में एकदम फिक्स है कि आएगा। देखो, वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। मतलब जो वस्तु होते हैं, सेवाएं होते हैं, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये सब हमारा क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है। पहला स्थल, जल तथा वायु। देखो, स्थल से जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं सब स्थल है। जल जिस पर शिप, जहाज वगैरह, ठीक है। वायु जो जानती हूँ, ठीक है। तो ये सब की तरह हम परिवहन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। और संचार के साधन वे साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। और जो हमारा संचार है, संचार का साधन वह साधन है जिसका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए, अपना कोई संदेश, जैसे आप न्यूज सुनते हो, ये सब है, ठीक है। और यह दोनों किसी देश की जीवन रेखा कहे जाती है। ये दोनों किसी देश की जीवन रेखा है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अगर नहीं होगा जिस देश में, वो देश कभी भी डेवलप नहीं करेगा, कभी भी विकास नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ हम लोग कारण देख लेते हैं एक एक। पहला देखो कि एक देश जो है विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सुविधा पर निर्भर करती है। मतलब एक देश बहुत ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा चीजों को बना रहा है, लेकिन जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, आपके पास बहुत सारे चीज हैं, जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो नॉलेज लेकर बैठे रहो। ऐसे ही अगर आपके पास बहुत सारी चीजें, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसका लाभ, प्रॉफिट क्या है, वो सब जानना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक की सुविधा पर निर्भर करती है, इसलिए समक्ष परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्ण अपेक्षित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो कारण है वो है परिवहन तथा संचार के साधन। अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, दूसरे देश की, आप दूसरे देश का जो न्यूज है आप जान सकते हो, दूसरे देश में क्या होता है वो आप जान सकते हो, तो ये सब हमारे संचार के कारण है। क्योंकि आप अपनी टीवी पर, अपने मोबाइल पर न्यूज वगैरह सुनते हो कि आज इस देश में क्या हुआ, युद्ध हो रहा है, ये वो, तो वो सब संचार के साधन। अगर ये ना हो तो आप कैसे जानोगे, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट देखो, युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। इनके द्वारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता से कटिबद्ध हो जाता है, हथियारों, गोल बारूद सब पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। अगर आपके पास परिवहन है तो सेनाओं को आप फटाफट से पहुंचा देगो, और युद्ध होता है तो अपने बारूद वगैरह, गोला, इन सबको पहुंचाते हो, तो युद्ध में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लिखा, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। जो भारतीय कृषि है उनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं, भारतीय कृषि की समस्याएं, हाँ देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने शायद अभी बीच में बताया भी था कि भारतीय कृषि की समस्याएं, भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, भारत में हजारों, बहुत ही सालों से आपने देखा होगा कृषि की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। जो भूमि है अपनी, जो ये भूमि है उसकी जो शक्ति है, वो उपजाऊ शक्ति है, उसका ह्रास हो रहा है। तो भारत की कृषि जो है, भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है। अब कोई भी चीज है उस पर आप 1000 साल से कोई भी काम कर रहे हो तो वो भाई खत्म तो हो ही जाएगा। तो वैसे उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है। अब खत्म होने के साथ साथ वो आपकी जो है अनुपजाऊ हो रही है। जो चीज पहले आपके उस खेत में 50 कुंटल होता था, वहां आपको उसी खेत में 20 कुंटल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो उपजाऊ शक्ति कम है, वहां फसल अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही
भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। अधिक रसायन तथा उर्वरक का प्रयोग करने से उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। देखो, जब आप अधिक रसायन, अधिक चीजों का प्रयोग करते हो, अधिक उर्वरक का प्रयोग करते हो, तो वो तो पहले 1-2 साल बहुत इफेक्ट दिखाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी खेती होगी, बट उसके बाद उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब तो आप लोगों को यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मृदा अपरदन, दूसरा है मृदा अपरदन। तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण है मृदा अपरदन। पेड़ों की कटाई, अति पशुचारण, ये सब मृदा अपरदन के बहुत बड़े कारण हैं। देखो, जब पेड़ों की कटाई की जाती है तो उसके साथ जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा निकलती है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो मृदा अपरदन होता है। जब आप पशु वगैरह देखते हो, जब घास वगैरह चरते हैं तो उसके साथ भी मिट्टी का अपरदन होता है, तो ये भी हमारा मृदा अपरदन का एक बड़ा कारण है। ठीक है, तो मृदा अपरदन भी भारतीय कृषि की कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। तो देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरणों से खेती कर रहे हैं। मतलब कई भाग ऐसे हैं देश के जहां अभी भी पुराने उपकरण से खेती की जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिससे उत्पादन कम हो रहा है। चौथा पॉइंट, खेतों का आकार छोटा होना। भारत में अभी भी किसान जो हैं गरीब और उनकी खेतों का आकार छोटा है। अभी भी ऐसे किसान हैं जो गरीब हैं और उनके खेतों का आकार छोटा है। लास्ट हमारा हेडिंग है, देखो, अपर्याप्त भंडार सुविधाएं। अपर्याप्त भंडार सुविधाएं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो, ध्यान से समझना, इसमें क्या कह रहा है कि अपर्याप्त भंडार सुविधाएं तथा बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान दोहरा नुकसान उठाते हैं। कैसे? एक तो कृषि लागतों के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं, मतलब आप महंगी बीज खरीदते हो, फिर उसका दाम कम हो जाता है, तथा दूसरी ओर मूल्य बढ़ाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद उसका मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, मूल्य, जब सारे लोग एक साथ ही एक फसल बोएंगे तो एक ही साथ बहुत सारे फसल इकट्ठा हो जाते हैं, वही फसल सेम ही, तो क्या होता है, उसकी दाम बहुत ज्यादा गिर जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं एक और क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है और इसके 4 लक्षण बताइए। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, उसके 4 लक्षण भी बताने हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो देखो, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत के को राज्यों का संघ घोषित किया, और इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। पहला, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। इसमें क्या है, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। ठीक है, संघ सरकार और राज्य सरकार, बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जुड़ा। कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया जा गया है, और इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है, और इसमें जो है बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर कोई भी आपको परिवर्तन करना है उसके लिए बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है। शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और भारत में शक्तियों के बंटवारे में संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखो, और भी पॉइंट आपको इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट और भी होगा शायद। ठीक है, तो चौथा पॉइंट समझो। ठीक है, 5 पॉइंट कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का कर लगाना, राजस्व और उलझाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। ठीक है, अब लास्ट हमारा केंद्रित संघवाद। ठीक है, तो देखो, भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, केंद्र हमारा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है क्लास 10। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न और प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। आपको ये सारे कंप्लीट कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने पढ़ा रखा है, देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जो मानचित्र वाले क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।